गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस में पेपर फर्स्ट और यूनिट सेकंड में आज अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीयता, क्योंकि राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता के संबंध में कल अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब राष्ट्र के बारे में तो कल अपन बेहतर तरीके से पढ़े और परिभाषाएं पढ़े, अन्य चीजें पढ़े, ठीक है ना। अर्थ, परिभाषा, महत्व जो भी है कल अपन राष्ट्र के बारे में पढ़े। वही चीज अपन क्या राष्ट्रीयता के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रीयता से क्या तात्पर्य है। तो कल कुछ चीजें क्लियर हुई थी, जैसे राष्ट्रीयता का अर्थ कल हमने आपको बताया था, और उसी के आगे राष्ट्रीयता की कुछ परिभाषाएं, कुछ विद्वानों की परिभाषाएं जो दी गई हैं उसको भी आज अपन बताएंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीयता के विषय में जहां चर्चा का अंत कल हुआ था वहीं से आज हम आरंभ करेंगे। तो राष्ट्रीयता क्या है, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। तो राष्ट्रीयता किसी देश में रहने वाले उन लोगों की एक मानसिकता है, एक भावना है, या उन लोगों की एक पहचान है, ठीक है ना, जो राष्ट्र में रहते हैं। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं में काफी हद तक समानता मिलती है और देश प्रेम की भावना पाई जाती है, जिसे हम राष्ट्रीयता के नाम से संबोधित करते हैं, राष्ट्रीयता के नाम से समझते हैं, राष्ट्रीयता के नाम से पहचानते हैं, ठीक है। अब कुछ विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, उन्हीं परिभाषाओं के आधार पर आज अपन चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीयता की परिभाषाएं हैं। अपन राष्ट्र कल पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज अपन पढ़ रहे हैं राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता की परिभाषाएं, ठीक है। राष्ट्रीयता की परिभाषाएं, राष्ट्रीयता की क्या परिभाषाएं हैं। तो पहली परिभाषा किसने दी है, हेज ने। हेज। अब एक चीज और आप लोग समझ लीजिए कि परिभाषा, मान लीजिए कि जब आप रिटर्न करते हैं, लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं, तो सबसे पहले जिसकी परिभाषा होगी उसका नाम और उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। इसके जैसे हमने लिख दिया हेज, अब उसके आगे क्या लिखेंगे, हेज के अनुसार या हेज के शब्दों में, ठीक है। अब इसमें क्या चीज हमको समझ में आ रही है कि हेज के शब्दों में, ठीक है ना। यहाँ पे अपन इसको अंडरलाइन कर दिए और इसको अपन डैश कर दिए। यहाँ पे एक अपना हेडिंग में लिखे क्या, हेज के शब्दों में, इसको अंडरलाइन कर दिए, डैश दे दिए। अब परिभाषा इसके आगे अपन अपने को लिखना होता है कापी पर। तो परिभाषाएं हमेशा कामा, डबल कामा के अंदर रहती है। जैसे ये दो कामा हो गया, अब इसके बीच में क्या रहेगा, परिभाषाएं रहेंगी, और जहां परिभाषा अंत होगा, परिभाषा का खत्म होगी परिभाषा, तो वहां पे हम फिर कामा बंद कर देंगे। ऑलवेज, हमेशा परिभाषाएं आप कहीं पर भी देखिए तो परिभाषाएं कामा के अंदर, डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ही रहती है, ठीक है। तो अब हेज के शब्दों में जो है तो राष्ट्रीयता की परिभाषा क्या दी गई है उसके विषय में अपन समझते हैं। तो हेज ने कहा है कि राष्ट्रीयता व्यक्तियों का वह समूह है जो समान भाषा अथवा पारस्परिक समानता रखने वाली भाषाएं बोलते हैं, जिनकी समान ऐतिहासिक परंपराएं होती हैं। इस प्रकार उनसे एक विशिष्ट सांस्कृतिक समाज का निर्माण होता है। यानी कि हेज के शब्दों में राष्ट्रीयता को कैसे संबोधित किया गया है, राष्ट्रीयता को की क्या परिभाषा दी गई है। तो हेज ने स्पष्ट रूप से यह बात कही है कि राष्ट्रीयता समान परंपरा वाले लोग, समान भाषा बोलने वाले लोग, यानी समभाषाई लोग, और एक समान सभ्यता को जन्म देने वाले लोग, समान संस्कृति को जन्म देने वाले लोग, और उनका एक समूह जो होता है, व्यक्तियों का समूह जो होता है, जो ऐसा करते हैं, जो समान भाषा बोलते हैं, समान सभ्यता जिनकी है, जिनका समान इतिहास है, उन्हें हम राष्ट्रीयता के नाम से पहचानते हैं या जानते हैं। ऐसा हेज के अनुसार है, ठीक है। दूसरी परिभाषा दी है, किसने दी है, लॉयली। किसने दी है दूसरी परिभाषा, लॉयली, ठीक है ना। के शब्दों में ये लिख लेना है आपको, ठीक है ना। फिर इन्वर्टेड कामा करना, फिर जो परिभाषा रहेगी फिर बंद करना। तो लॉयली ने क्या कहा इसके विषय में देखते हैं। तो राष्ट्रीयता व्युत्पत्ति, जाति, भाषा अथवा समान परंपरा, इतिहास तथा हितों की समानता। राष्ट्रीयता जाति, भाषा, परंपरा और इतिहास की समानता
के लिए जानी जाती है। ठीक है ना, क्या क्या? जाति, भाषा अथवा समान परंपरा, इतिहास और हितों की समानता के कारण एक सूत्र में संगठित करती है। ठीक है ना, एक सूत्र में संगठित लोगों का या व्यक्तियों का समूह है। क्या क्या? जाति, भाषा, परंपरा और इतिहास में समानता, पिरोए हुए, एक सूत्र में पिरोए हुए ऐसे जन समुदाय जो एक सूत्र में हो, और ऐसे जन समुदाय या संगठित समूह को हम राष्ट्रीयता के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर अगला है जिमर्न। जिमर्न तीसरी परिभाषा किसने दी है? जिमर्न। जिमर्न के शब्द, जिमर्न ने क्या कहा है आइए देखते हैं। तो जिमर्न ने कहा है कि राष्ट्रीयता सामूहिक भावना का एक रूप है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। राष्ट्रीयता क्या है? सामूहिक भावना का एक रूप है, यानी जिस विषय पर सभी लोगों के, देश में रहने वाले सभी लोगों के विचार एक हो जाए। हर प्रत्येक विषय में सभी लोगों के विचार एक कभी नहीं हो सकते, विचारों में मतभेद मिलेंगे आपको देखने को, लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा है, एक विषय ऐसा है, एक क्षेत्र ऐसा है जो देश है और राष्ट्रीयता, देश है और राष्ट्रीयता है। ऐसे क्षेत्र में देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक की सोच में समानता आपको देखने को मिलेगी। तो जिमर्न ने भी यही कहा है कि राष्ट्रीयता एक सामूहिक भावना का रूप है, और जो विशिष्ट गहनता, समीपता और महत्ता, विशिष्ट गहनता, गहनता का मतलब कि जो उनके विचारों, मतलब विचारों में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, समीपता यानी आपसी नजदीकी और देश से संबंधित होती है, इसकी महत्ता यानी इसका महत्व देश से संबंधित होता है, देश के बाहर की चीजें नहीं होती, ऐसा जिमर्न ने अपनी परिभाषा में बताया है। फिर भारतीय विद्वान डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार, इनके अनुसार ये तीनों विदेशी वैज्ञानिक है, लेकिन अब देशी आ गए हैं। ठीक है ना, डॉक्टर बेनी प्रसाद, डॉक्टर बेनी प्रसाद के शब्दों में, बेनी प्रसाद ने क्या क्या चीजें रखी हैं उसके विषय में देखते हैं। तो बेनी प्रसाद ने कहा है राष्ट्रीयता की निश्चित परिभाषा करना कठिन है। बेनी प्रसाद ने यह माना है कि राष्ट्रीयता को एक सटीक परिभाषा, एक परिभाषा करना कठिन है, इसकी कई परिभाषाएं हो सकती है, परिभाषाओं में जो है तो भिन्नता पाई जा सकती है। ठीक है ना, एक परिभाषा करना थोड़ा गूढ़ है, कठिन है, लेकिन अर्थ घूम फिर करके अर्थ आपको एक ही मिलेगा। ठीक है, कठिन है, परंतु यह स्पष्ट है कि ऐतिहासिक गतिविधियों में पृथक पृथक अस्तित्व ही उस चेतना का प्रतीक है जो समान आदतों, परंपराओं, रीति रिवाज, स्मृतियों, आकांक्षाओं, अवर्णीय सांस्कृतिक सामान्यताओं और हितों पर आधारित है। यानी कि क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं कि विशेष रूप से क्या क्या चीजें मिलती है, विशिष्ट, जैसे समरूपता हो गई, आपके इतिहास की समरूपता हो गई, ठीक है ना, सभ्यता की समरूपता हो गई, संस्कृत की समरूपता हो गई, ये सारी चीजें आपको जो है तो विशिष्ट रूप से देखने को मिलती है। अब इसमें दो तीन चीजें सामने आ गई कि समानता, आपको जिन चीजों में समानता देखने को मिलती है, जैसे सभ्यताएं, जो सभ्यताएं हैं वो प्राचीन सभ्यताएं हैं, तो उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी जो समान मिलेंगी। सभ्यताओं के साथ मनुष्य का विकास हुआ है, क्रमिक विकास हुआ, धीरे धीरे सनई सनई विकास हुआ, ठीक है ना। संस्कृतियां, रीति रिवाज, परंपराएं, ठीक है ना, धर्म, यही चीज मिलकर के एक राष्ट्र का निर्माण करती हैं, ऐसा बेनी प्रसाद ने कहा है अपनी परिभाषा में, और राष्ट्रीयता को स्पष्ट किया है। ठीक है, फिर अगला है डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या कहा? डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या कहा है? राष्ट्रीयता को राजनीतिक धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी कि राष्ट्रीयता एक हमारा राजनीतिक धर्म है। राष्ट्रीयता को स्वीकार करना हमारा एक कौन सा धर्म है? राष्ट्रीय धर्म है। पहली बात, सत्य की खोज में उन्होंने लिखा, सत्य की खोज नामक पुस्तक, डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सत्य की खोज, और सत्य की खोज नामक पुस्तक में उन्होंने इस चीज का वर्णन किया है। राष्ट्रवाद एक राजनीतिक धर्म है। राष्ट्रवाद क्या है? एक राजनीतिक धर्म है, ठीक है ना। उस धर्म का अनुपालन करना प्रत्येक देश के व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया है, जो मनुष्यों के हृदय और आकांक्षाओं में उथल पुथल कर देता है।
और इस प्रकार सेवा और आत्मत्याग की ओर प्रेरित करता है। राष्ट्रवाद की भावना कब आती है किसी भी व्यक्ति के अंदर? राष्ट्रवाद की भावना किसी भी नागरिक के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी मानव के अंदर कब आती है? तो तब आती है राष्ट्रवाद की भावना जब हमारे अंदर सारी चीजें, मोह माया सब खत्म हो जाता है, हमको सिर्फ एक चीज से प्रेम हो जाता है, राष्ट्र से, देश से। ठीक है, हमारे देश, भाई कोई आप देखिए कि फौज, भारतीय सेना, ठीक है ना, सेना बॉर्डर पे जाती है, लड़ाई करती है एवं देश की सुरक्षा करती है, तो किस भावना के आधार पे कोई मौत के मुंह में जाता है? देश प्रेम की भावना। और यह एक ऐसी भावना है कि किसी भी के व्यक्ति में भी वो जज्बा आ सकता है, कभी भी आ सकता है कि हमको हमारा कुछ नहीं, हमारा सिर्फ देश है और देश के लिए हम अपनी कुर्बानी दे सकते हैं। देश प्रेम से ओतप्रोत, और देश प्रेम के पीछे ये चीजें जो है तो होती हैं। देश प्रेम अगर आपके अंदर आ गया, राष्ट्र प्रेम आ गया, राष्ट्रवाद आपके अंदर आ गया, राष्ट्रवाद की भावना आपके अंदर घुस गई, तो फिर आपको यही लगेगा कि हमारे राष्ट्र के लिए जो भी चीजें खराब है उनको हमको हटा देना चाहिए। यही राष्ट्रवाद है। ऐसा डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपनी पुस्तक सत्य की खोज में बताया। ठीक है, बस तो परिभाषाएं इतना, इसको आप लोग देख लीजिए, परिभाषाएं में अर्थ छुपा होता है किसी भी चीज का। ठीक है, अब हम बताते हैं कि राष्ट्रीयता के तत्व क्या क्या है, राष्ट्रीयता का निर्माण कैसे होता है, किन चीजों से राष्ट्रीयता का निर्माण होता है, उसको मिटा देते हैं। ठीक है, राष्ट्रीयता के तत्व, एलिमेंट ऑफ नेशनलिटी। ठीक है, राष्ट्रीयता के तत्व यानी कि क्या क्या तत्व से मिलकर के राष्ट्र का निर्माण होता है या राष्ट्र बनता है। तो पहला है मनुष्यों का संगठन। मनुष्यों का संगठन, अब इनसे क्या तात्पर्य है? मनुष्यों का संगठन से क्या तात्पर्य है? मनुष्यों का संगठन से तात्पर्य यह है कि ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल यानी मनुष्यों का समुदाय, जन समुदाय, जन सैलाब। तो राष्ट्र के लिए क्या है? मनुष्यों का संगठन होना परम आवश्यक है, क्योंकि बिना मनुष्य के कोई भी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। जहां मनुष्य है वहीं राष्ट्र है। ठीक है ना, बिना मनुष्य के किसी भी राष्ट्र की कल्पना करना संभव नहीं है। अतः मानव संगठन, मानव समूह का होना परम आवश्यक है, पहली बात। दूसरी बात इसमें बताया गया है भौगोलिक एकता। भौगोलिक एकता से क्या लेना देना है? भौगोलिक एकता वही जो बताया गया है कि किसी भी राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए एक निश्चित भूभाग होना आवश्यक है। तो भौगोलिक एकता यानी कि अखंड भूमि, अखंड भूभाग, भौगोलिक आवश्यकता होती है मनुष्य की। मनुष्यों का संगठन तो बताया गया ऊपर, लेकिन मनुष्यों का संगठन कहाँ निवास करेगा, रहेगा कहाँ? तो एक निश्चित भूभाग, एक जगह चाहिए, एक भौगोलिक वातावरण चाहिए। ठीक है ना, तो भौगोलिक एकता, भौगोलिक एकता के अंतर्गत यानी कि वो समस्त भूमि जिसमें मानव रहेगा और रहते हुए जो है तो राष्ट्रीयता की भावना से कार्य करेगा। भौगोलिक एकता हो गई। अब है धार्मिक एकता। धार्मिक एकता, धार्मिक एकता से क्या मतलब है? धार्मिक एकता से मतलब यह है कि किसी भी देश में विभिन्न धर्मों के पालन करने वाले लोग होते हैं। ठीक है ना, लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं है कि वह अपने धर्म को माने और अन्य धर्म का तिरस्कार करे। ऐसा किसी भी संविधान में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए धार्मिक एकता का परिचय हमको राष्ट्रीयता के अंतर्गत देखने को मिलता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल में बता दूं, हिंदुस्तान का, भारत का एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, तो आप देखिए कि भारत में विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग हैं, बहुत सारे धर्म भारत में अनुपालन करने वाले लोग हैं, लेकिन अखंड देश है, एक देश है और धार्मिक एकता आपको देखने को मिलती है।
चाहे वो मोमडेन हो, मुस्लिम धर्म हो, इस्लाम को मानते हैं, हिंदू जो है तो हिंदू धर्म को मानते हैं, ईसाई का अलग धर्म है, क्रिश्चियन का अलग धर्म है, जैन का अलग धर्म है, पारसियों का अलग धर्म है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे जो संगठन है, बहुत सारे ऐसे जो मानव समुदाय देश में रहते हैं, वो विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय को फॉलो करते हैं, लेकिन धार्मिक एकता आपको देश में राष्ट्रीयता के लिए अवश्य देखने को मिलती है, उसमें किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। फिर अगला है सांस्कृतिक एकता। सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिक एकता से क्या मतलब है? सभ्यताएं, संस्कृति, जो संस्कृति जैसे हिंदू संस्कृति हो गई, हर धर्म की एक अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता। तो आप अपनी सभ्यता संस्कृति को मानते हुए और दूसरों की सभ्यता संस्कृति को सम्मान करते हुए, आप अपनी सभ्यता संस्कृति को मानिए, पालन करिए, लेकिन दूसरे के भी सभ्यता एवं संस्कृति को सम्मान दीजिए। ऐसा भारतीय धर्मों में और भारतीय संविधान में भी यह बात लिखी गई है कि विभिन्न धर्म संप्रदाय समुदाय के लोग जो है तो एकता के साथ रहते हुए और सांस्कृतिक एकता के साथ रहते हुए देश में रहेंगे, किसी प्रकार की किसी को भी कोई समस्या कभी ना हो, ठीक है। फिर है भाषाई एकता। भाषाई एकता, ठीक है। भाषाई एकता से क्या मतलब है? क्योंकि भाषा भी बहुत सारी बोली जाती है भारत में, कई कंट्रीज में बोली जाती है। जैसा कल हमने बताया था स्विट्जरलैंड में 3 भाषाएं बोली जाती हैं, हमने बताया था ना। तो यहाँ पर हमारे देश में तो पता नहीं कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, हर राज्य की अपनी एक बोली है, एक भाषा है, ठीक है। लेकिन भाषाई एकता ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोलते हैं तो हम हर चीज को अलग करेंगे। हम भले बोलते हैं दूसरी भाषा, लेकिन देश एक है, संविधान एक है, और वही देश और संविधान की वजह से हमारी भाषाई एकता भी हमको एक प्रेरणा देती है, समानता और स्वतंत्रता और देश को एक रखने, देश की एकता के लिए, ठीक है। राजनीतिक एकता, राजनीतिक एकता से क्या तात्पर्य है? राजनीतिक एकता से सीधा तात्पर्य है कि आप देखिए कि भारत में विभिन्न दल हैं, दलित व्यवस्था है, दलित प्रणाली, पार्टी सिस्टम है। भारत में बहुत सारी पार्टियां जो है तो राजनीति करती हैं और शासन व्यवस्था के संचालन में अपना सहयोग प्रदान करती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है तो विभिन्न दल क्यों न हो, विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाएं क्यों न हो, लेकिन उसमें भी अखंडता और एकता का परिचय मिलता है। जैसे एक इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि राजनीतिक एकता क्या है। राजनीतिक एकता यह है कि कोई भी बिल संविधान में, सदन में पारित होता है, संसद भवन में पारित होता है, तो अगर वह बिल देश हित में है, देश के लिए है, तो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत के साथ जो है तो उस बिल को पास करवाते हैं। एक एग्जाम्पल अभी मैं दे दूं आपको कि धारा 370 का एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, तो धारा 370 का सरकार अधिनियम लाई और उसको हटाने के लिए प्रस्ताव लाई, तो उसमें पक्ष ने भी वोटिंग की, विपक्ष ने भी वोटिंग की और बहुत सारे राजनीतिक दल ने वोटिंग की, जिससे बिल को बहुमत मिला और बिल पारित हो गया, पास हो गया, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है, विचारों में थोड़ा विभिन्नता, असमानता आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन आप देखिए कि अगर देश का मसला है, राष्ट्रीयता की बात जहां है, वहां पे आपको एकता निश्चित देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसको एक चीज और देख लीजिए, राष्ट्रीयता के कुछ अन्य तत्व, ठीक है ना। तो राष्ट्रीयता के अन्य तत्व में क्या चीजें हैं? राष्ट्रीयता के अन्य तत्व में कुछ चीजें हैं जिसको हम आप देख सकते हैं, उसको थोड़ा सा शॉर्ट में देख लीजिए आप। कि प्रजातीय एकता, प्रजातीय एकता का मतलब यह है कि बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में जाति व्यवस्था है, हम आप सब जानते हैं, तो बहुत सारे प्रजाति के लोग भारत में रहते हैं, लेकिन उनमें भी एकता पाई जाती है। जैसे मैं एक आपको बता दूं, बहुत सारे कैटेगरी के लोग रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, हरिजन रहते हैं, ठीक है ना, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं, यानी सभी प्रजातियों के लोग रहते हैं और उनमें जो है तो आपसी एकता
की भावना देखी जाती है। आर्थिक एकता एक दूसरे का सहयोग, आर्थिक रूप से एक दूसरे का सहयोग आर्थिक एकता कहलाता है, ठीक है ना। किसी अत्याचारी शासक की लंबे समय तक अधीनता, अब देखिए किसी अत्याचारी शासक की लंबे समय तक अधीनता के खिलाफ एकता। अब कोई भी विदेशी आक्रमण हुआ या अन्य कहीं से समस्या देश में आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, कुछ भी आ गया, तो उसमें एक सामाजिक संगठनों द्वारा एकता का परिचय दे करके और एक दूसरे की सहायता करते हुए जो है तो एकता का परिचय दिया जाता है, जो कि राष्ट्रीयता और राष्ट्र भावना, देश प्रेम की भावना से आदमी ओतप्रोत होता है, तभी ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है तो देखने लायक है, इसको बारीकी से आप सभी देख लीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ लिख दीजिए। और एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि बीए प्रथम वर्ष के आप सभी छात्र छात्राएं हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको लिंक प्राप्त हो जाए। क्योंकि मैं क्लास जब ओवर हो जाती है, वीडियो बन जाता है, तो आपको लिंक दे देता हूँ, और उस लिंक को आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको अगला वीडियो तुरंत डायरेक्ट आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हो जाए कि हाँ अब सर ने वीडियो डाल दिया है, ठीक है। और क्लास का भी प्रोसीजर चल रहा है, क्लास भी रेगुलर लगने वाली है। एक चीज और आप सभी को कह रहा हूँ कि सभी लोग कांटेक्ट में, सर के कांटेक्ट में आ जाइए और अपनी समस्याएं, जिनके डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं वो अपना डॉक्यूमेंट्स भी पूरा करवा दें और संपर्क में बने रहें। थैंक यू।